गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एंड गाइस, आप लोग अभी टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम डेट कंफर्म ही है कि हम लोगों का एग्ज़ाम लास्ट में होगा। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। ओके। और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ओके। या फिर मैं टाइम टेबल बनाकर शेयर कर दूंगा आप सभी को। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज या फिर अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ओके। यस। सर, पी वाई क्यू से कितने क्वेश्चन जनरली आते हैं? देखिए, अभी तक तो पिछले एक साल से तो फिलहाल कम क्वेश्चन आ रहे हैं पी वाई क्यू से, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो आते हैं पी वाई क्यू से ही आते हैं। थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, या क्वेश्चन वो दो पी वाई क्यू एक साथ मिला देते हैं, या फिर मान लीजिए कोई मैच द फॉलोइंग है, उसमें से कोई क्वेश्चन बना दिया। तो क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे पी वाई क्यू में सभी। ओके, कुछ क्वेश्चन नए होते हैं, ऑफकोर्स सारे के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नए आते हैं। बट आपको पी वाई क्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपके ऑप्शन से लेकर के आ जाते हैं। तो अगर आप पी वाई क्यू लगा लेंगे पिछले 5 सालों के या 8 सालों के, तब भी एनएफ हो जाएगा आपकी तैयारी अच्छे से। लेकिन पी वाई क्यू जब लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बस। ओके। एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, विद कंसेप्ट, विद और ऑप्शन जो है उनको भी आपको समझ में आना चाहिए। रटना नहीं है कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आपने याद कर लिए, रट लिए कि अगर इनमें से आ जाएगा तो आप टिक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी के सभी क्वेश्चन के। चाहे आप पिछले 5 सालों के लगाइए, चाहे 8 सालों के या 3 सालों के, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, समझ समझ के लगाइए। एक एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक की। इसका मतलब क्या होता है, वी हैव डिस्कस कि इसके माध्यम से जो है डेटा को गैदर करते हैं, उसको चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज है, एवरेज है, इन सभी के माध्यम से जो है हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इन दी स्टैटिस्टिक। ओके। इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि हम लोग बार बार यूज करेंगे। जैसे कि पहला इसमें है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग बताते जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन रिसर्च, और यू कैन जस्ट लाइक दी स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन क्या होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ओके। जो छोटे छोटे टर्म होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वहाँ से। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल, बताइए। पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ इवेंट पीपल। डालिया। ओके। नलिनी, पॉपुलेशन इज द यूनिवर्स। ओके। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है, बेसिकली रिसर्चर जिस एरिया में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टडी करना चाहता है ट्राइबल पीपल पर, तो उनके लिए पॉपुलेशन हो गया। या फिर रिसर्चर वांट टू स्टडी ऑन द स्कूल चिल्ड्रन। ओके। तो उनके लिए स्कूल चिल्ड्रन पॉपुलेशन हो गई। इफ में भी रिसर्चर वांट टू स्टडी इन द विलेज, तो विलेज की जो पॉपुलेशन है उसके लिए वो एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन हो गया। तो उसको हम यूनिवर्स बोल सकते हैं। ओके। या इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। एक काइंड ऑफ एंटायर सेट ऑफ इवेंट बोल सकते हैं, या कोई घटना है, कोई सिचुएशन है, या लोग हैं, या पीपल है, कम्युनिटी है। एनी फिनोमेना जहाँ पर सोशल वर्कर या कोई रिसर्चर जो है स्टडी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ओके। पॉपुलेशन द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। पॉपुलेशन वही होता है, ओके, जिसको ओवरऑल बोल सकते हैं, जिस पे सोशल वर्कर स्टडी करना चाहता है। हाँ, होल एरिया जिसमें रिसर्च वर्क होता है। ओके, करेक्ट। 1 सेकेंड, कोई वेट कर रहा है क्लास में आने के लिए। 1 सेकेंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर का मतलब क्या होता है?
Parameter are the attributes of population. Anil Kumar Sahu. Okay. Or anybody? Daira. Okay. Parameter daira. Please mute. Means the population is the parameter. Means of population is parameter. Means of population means male to female ratio, limitation. बेसिकली पैरामीटर वो होता है आपका कि जब डेटा आप कलेक्ट करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, वो एक आधार आपके पास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर किसी विलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो विलेज आपके लिए एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन हो गया, और विलेज में रहने वाले जो लोग हैं उनका अगर आप लिटरेसी रेट लेते हैं, ओके, वो एक पैरामीटर हो गया। उनका एज वो एक पैरामीटर हो गया, ओके। एजुकेशन लेवल या उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, उनकी सैलरी कितनी है, एक उसमें एक पैरामीटर ये हो गया, ओके। इस प्रकार से वेरियस पैरामीटर ले सकते हैं, इसके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके। तो कई प्रकार से हो सकता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है, ओके। तो कई पैरामीटर होते हैं जिसके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो अब सभी के सभी पैरामीटर कहलाते हैं। सर एज कैन बी पैरामीटर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाहते हैं 9 से 12 साल की एज के बच्चों की, तो एक उसमें अपने आप पे पैरामीटर जाके 9 साल के बच्चों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 50 है, ओके। 10 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन कितने हैं, तो दीज आर द पैरामीटर जिसके आधार पर आप जो है पॉपुलेशन के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो कुछ तो आधार होने चाहिए, कोई एस्पेक्ट होने चाहिए जिससे आप डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, ओके। तो एज है, लिटरेसी है, रेशियो है, बहुत सारे हो सकते हैं पैरामीटर। जितने ज़्यादा पैरामीटर आप लेंगे जितना उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द सैंपल? सैंपल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल सर जैसे वो क्लास के यूनिवर्स एंड कुछ, 1 सेकंड में देखने तो दोबारा क्या लिखा है, कुछ बच्चे पॉपुलेशन और उसमें से 1 2 3 लेना सैंपल। एग्जाम्पल सर जैसे 4 क्लासेज यूनिवर्स एंड कुछ बच्चे पॉपुलेशन है। कुछ बच्चे पॉपुलेशन नहीं है, अगर जितने बच्चे चाहिए उनमें से वो पॉपुलेशन कहलाता है, ओके। सैंपल 1 2 3 देखो सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स आया, ओके। इसमें बहुत सारा चॉकलेट है, ओके। उसमें से आपने 10 चॉकलेट निकाल लिया, तो 10 चॉकलेट मान लीजिए इसके अंदर 100 चॉकलेट्स हैं, तो उसमें से आपने जो 10 चॉकलेट निकाले हैं वो सिंपल सैंपल हो जाएगा आपका पूरी पॉपुलेशन में से, ओके। बस सिंपल यही इसको हम बोलते हैं सैंपल, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाते हैं, तो खाना बनाने के बाद टेस्ट करते हैं ना, तो जो आप टेस्ट कर रहे हैं चम्मच में लेकर के, स्पून में लेकर के, वो आपका सैंपल हो गया। कि उसके आधार पे आप इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि पूरे की पूरी जो सब्जी है उसका टेस्ट किस प्रकार का होगा, नमक कैसा है। तो जो आप थोड़ा सा लेते हैं ना चम्मच में टेस्ट करने के लिए, वो आपका सैंपल कहलाता है, ओके। और ये आपका पूरा का पूरा जो मान लीजिए सब्जी है, तो आपकी ये पॉपुलेशन हो जाएगी। तो जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप समझाने के लिए, ओके। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सैंपल। सैंपल का मतलब होता है कि कोई इवेंट है या नंबर ऑफ पीपल्स हैं, पॉपुलेशन कोई सिचुएशन है, उसमें से कुछ हम डेटा ले लेते हैं, कुछ सैंपल ले लेते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। कुछ लोग ले लेते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। अब वो सिस्टमेटिक तरीके से आप लेते हैं, किसी किस तरीके से लेते हैं, वो सैम्पलिंग के माध्यम से डिसाइड होता है कि किस प्रकार की आप सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, डेटा किस प्रकार से उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइक ब्लड टेस्ट में दिया हुआ थोड़ा सा ब्लड, हाँ बिल्कुल वो करेक्ट है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स कितने प्रकार का होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको डिटेल में। बताइए। 2 टाइप्स का होता है, ओके। कौन कौन? बोलिए। डिस्क्रिप्टिव एंड सर यू वांट टू चेक द वेदर, टी द सर्विस द 1 सेकंड, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। आई वांट टू चेक द वेदर, sugar already in the test service, you want to restaurant you would be usually pick up a spoon.
वही एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जो आप स्पून में लेते हैं ना, थोड़ा सा सिप करके टेस्ट करके देखते हैं कि पूरा का पूरा क्या उसका स्वाद कैसा होगा, तो उसी को हम सैंपल बोलते हैं। ओके, करेक्ट लिखा है फातिमा ने। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्टिव एंड द इन्फ्लुएंशियल। करेक्ट है। पहला स्टेटिस्टिक्स का टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव। दूसरा है इन्फेरेंशियल। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए कि करके, पहले वाले का बताइए मतलब क्या होता है डिस्क्रिप्टिव। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब डिस्क्राइब करना, डेटा को डिस्क्राइब करते हैं हम बहुत सारे टूल के माध्यम से। इन्फेरेंशियल इज बेस्ड ऑन द सैंपल, करेक्ट है। डिस्क्रिप्टिव पॉपुलेशन के आधार पर होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल डेटा। डेटा कई प्रकार से हम डिस्क्राइब करते हैं, बहुत वेरियस टूल यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें सेंसेक्स का जो आता है डेटा, उसमें इस प्रकार से ग्राफ बना होता है। ओके। और कोई भी आप ले सकते हैं। ओके, डिफरेंट टेबल के माध्यम से डेटा बना होता है, टेबल के फॉर्म में इस प्रकार से बना होता है। तो क्या है, जहाँ पर हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय यूजिंग वेरियस टूल लाइक टेबल्स के माध्यम से, ग्राफ बना करके या कोई डायग्राम बना करके, चार्ट बना करके। ओके, इस प्रकार से हम पूरे के पूरे डेटा को समराइज कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, ऑब्जर्वेशन केस स्टडी क्या हो गया? टेबल, ग्राफ, चार्ट। ऑब्जर्वेशन केस स्टडी आपके टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, जो ऑलरेडी मैंने बताए थे पहले, मेथड्स। जो मैथोलॉजी हम लिखते हैं ना, उसमें लिखना पड़ता है कौन सा टूल टेक्निक यूज करने वाले हैं। ओके, थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द सर्वे, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द ग्रुप डिस्कशन, वॉट एवर वी कैन से। सो दीज आर द वे थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द डेटा। वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो टूल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे टेबल्स है, ग्राफ है, बेस। ओके, इस प्रकार के माध्यम से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में? नो। ओके। सेकंड है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब आपको पता अगर होगा कि इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अनुमान लगाना बिल्कुल करेक्ट है। अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं। ओके, प्रेडिक्शन देते हैं बड़े पॉपुलेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं मान लीजिए, उसमें से आपने 5 बॉल्स निकाली है और आपने देखा कि सभी के सभी रेड हैं। तो आपने अनुमान लगाया, आपने प्रिडिक्शन दिया, एक हाइपोथेसिस बनाया कि पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर सभी की सभी बॉल जो होंगी वो रेड होगी। ये आपका अनुमान है। अब अनुमान है, उसके बाद आप स्टडी करेंगे, उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे, देन आप फाइनल करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार की बॉल सभी की सभी है। ओके, हाइपोथेसिस प्रोसेस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, कोरिलेशन टेस्टिंग करना, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सभी के सभी आते हैं आपके इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक के अंदर। इज इट क्लियर? जहां पर हम कुछ सैंपल ले लेते हैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से, और उसके माध्यम से हम टेस्ट करते हैं वेरियस काइंड ऑफ, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग अपना वन ऑफ देम उसमें से है, जिसमें हम चेक करते हैं। कोरिलेशन टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिल्कुल। ये सभी के सभी आपके इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएंगे, जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, या उसके बारे में अनुमान लगाते हैं सैंपल के माध्यम से। शंट टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक विद इन द सैंपल डेटा। ओके, इज इट क्लियर? दोनों कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव एंड दी इन्फ्लुएंशियल। ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे ना तो डिटेल में, तो वहाँ पर वेरिएबल्स बार बार आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स होते क्या है रिसर्च के अंदर। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट बताएंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स? वेरिएबल का मतलब होता है कि जो डिफरेंट वैल्यू को टेक कर पाए, उसको ले पाए वैल्यू को। चर, इसको चर बोलते हैं, करेक्ट है।
जेंडर, हेयर कलर, सोर्स, इनकम लेवल। मतलब जहां पर वैल्यू मल्टीपल हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके। जैसे कि जेंडर है तो मेल फीमेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी जेंडर हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी होती है बदलाव की, चेंज की। ओके। जैसे कि कलर है तो कलर बहुत सारे होते हैं, ये भी आपका वेरिएबल हो गया। शूज की साइज हो गई, साइज भी मल्टीपल हो, कुछ भी हो सकती है। इनकम, लोगों की इनकम बहुत कुछ हो सकती है, मल्टीपल टाइप से हो सकती है। तो ये आपके वेरिएबल हो जाएंगे जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है डिफरेंट वैल्यू की होने की। ओके। इज इट क्लियर? वेल बीइंग, इंटेलिजेंस, वेट, हाइट, ये सभी सभी आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। रिप्लाई, हाँ, यस या नो। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स। ओके। कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, एक्सट्रेनियस, थ्री टाइप्स। कई प्रकार के हो सकते हैं, ये नंबर्स नहीं है, मल्टीपल। हम लोग जितना पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ लेंगे, जो कि हम लोगों ने, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने उसको ऑलरेडी इसमें से ऐड कर रखा है। ओके। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट, जो मुख्य है वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ओके। दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? बोलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र चर, ऐसा वेरिएबल जिसपे मैनिपुलेशन पॉसिबल हो पाए, किसी पर निर्भर। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच बी ऑब्जर्व इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। और स्टूडेंट डिपेंडेंट, ओके, ये भी ठीक है। जो अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड होता है, ये भी करेक्ट है। ओके। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ड्रग्स है या जो दवा है, ओके, और पेशेंट की जो बीमारी है या कुछ भी मान लीजिए उसको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये आपका V1 जो हो जाएगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा पेशेंट की डिजीज। क्योंकि अगर हम ये जो इसमें ड्रग्स में वेरिएशन कर लाएंगे, चेंज लाएंगे, बदलाव करेंगे, मल्टीपल दबा देंगे उसको, तो हो सकता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो उसमें पॉजिटिव चेंजेज आए। मतलब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज करते हैं, मतलब होता है कि इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। ओके। मैनिपुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। स्टूडेंट आर डिपेंडेंट एंड टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्फ्लुएंस बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट है, सभी को कंफर्म है, आई थिंक सबको पता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जहाँ पर मैनिपुलेशन होता है वेरिएबल में, और उसका इम्पैक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। ओके। तीसरे नंबर का कौन सा है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, बताइए? Dependent, when a variable measure is counted or the recorded by the investigator, it is a dependent variable. Help to explain the relation. Okay. इस प्रकार से, यानी एग्जाम्पल, इंटरवीनिंग, जो इंटरवीन करे, इज काइंड ऑफ, इसके माध्यम ये मदद करता है, हेल्प करता है। ओके। मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरवीनिंग वेरिएबल काफ़ी हेल्पफुल होता है। इफेक्ट ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल ऑन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमको देखना है कि क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हाई स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से बच्चों के मार्क्स पर, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ओके। तो इस पे मान लीजिए ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। ओके। वाट एवर बनेगी जो भी, उसके बाद हम इस पर स्टडी करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, और कुछ कुछ फाइंडिंग्स आएंगी। ओके। तो इससे पता चलेगा कि स्ट्रेस का जो लेवल है, हाई स्ट्रेस लेवल है, ओके, उसका कारण क्या होता है। मे बी बिकॉज ऑफ जो है स्टूडेंट सही तरीके से सो नहीं रहे हो। ओके। प्रॉपर तरीके से बच्चे हैं, उनका स्लीपिंग जो टाइम होता है वो पूरा नहीं होता है, इस वजह से जो है उनको एग्जाम में नींद आती है, नींद आने की वजह से सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और सही से परफॉर्म ना करने की वजह से उनके मार्क्स एग्जाम में कम आते हैं। तो यहाँ पर इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा हुआ?
बताइए। पेरेंट्स को के लड़ाई जिससे बच्चे के बिहेवियर पर पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ठीक है। इंटरवे स्ट्रेस तो ऑलरेडी इसमें लिखा ही है ना, कि स्ट्रेस का इफेक्ट ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल ऑन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस क्यों हो रहा है? दो वेरिएबल हमारे पास है जिसका रिलेशन हमको देखना है लेकिन जो तीसरा वेरिएबल जो कि एक्सप्लेन करेगा हाई स्ट्रेस लेवल और ऑन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो कौन सा है? वो है स्लीप, लेवल ऑफ स्लीप। कि जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं, या मतलब एक जो 5-6 घंटे 7 घंटे एक नींद होती है उसको पूरा लेते हैं, तो वो एग्जाम में सोते नहीं है, सही से परफॉर्म करेंगे। और जो स्टूडेंट कम सोते हैं, ओके, इसकी वजह से उनको नींद आता है, नींद आने की वजह से सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ स्लीप है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर एज ए इंटरवीनिंग वेरिएबल। फ्लोरा फौना खत्म हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, मैनी स्टूडेंट टू प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ दे आर स्लीपिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल, फोर्थ नंबर का एक्सट्रेनियस आउटसाइड वेरिएबल। एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा हो, जो अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है रिसर्च के दौरान, फिर भी वो आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे रिसर्च वर्क को, हमारे रिसर्च के फाइंडिंग्स को। उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा, अनवांटेड, अनडिजायरेबल वेरिएबल, विच इज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे रिसर्च में, इम्पैक्ट डाल रहा है, आउटकम पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका होगा ही होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। उसको हम बोलेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसको हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता ही होता है। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। गिविंग अ टेस्ट इन चिली रूम, ओके, टेम्परेचर वुड बी, टेम्परेचर को आप कंसिडर कर सकते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मान लीजिए कि आप जहाँ पर एग्जाम देने गए, आपने तैयारी अच्छी की, सब कुछ आपकी पढ़ाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ओके, लेकिन आप एग्जाम में बैठे हो, वहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम था वो सही से फंक्शन नहीं किया, वो स्लो वर्क किया, या मान लीजिए वो हैंग हो गया बिटवीन द एग्जाम। तो वो जो तीसरा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा, जो अनवांटेड वेरिएबल होगा आपका, वो डेस्कटॉप की स्पीड हो जाएगी, सिस्टम की स्पीड हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, ओके, आप जिससे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने पेपर पे, एग्जाम पर। तो आपके लिए जो नॉइस है वो आपका एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे आउटकम को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट जरूर करेगा, ओके। या आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर बहुत ठंडी लग रही है या बहुत गर्मी लग रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है, सिस्टम का स्लो वर्क करना, ओके। तो ये जो है ऐसे वेरिएबल जो हम सोचते नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल होते हैं कि हम अगर अच्छी स्टडी करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, दो ही यहाँ पर केस बन सकता है। लेकिन तीसरा यहाँ पर एक एक्सटर्नल वेरिएबल जो कि कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे हमने अच्छी स्टडी की हो फिर भी, जैसे कि सिस्टम का स्लो चलना, इंटरनेट की स्पीड स्लो होना, या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, नॉइस होना, या किसी न किसी रूप से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं एग्जाम के दौरान, तो वो आपका कहलाएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि आपके कहीं ना कहीं आउटकम को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव वे में, ओके। नेक्स्ट है, कौन सा वेरिएबल है? बताइए। प्रेडिक्टर एंड क्राइटेरियन वेरिएबल, ओके, बताइए इसका दोनों का मतलब क्या है? जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, प्रेडिक्टर मतलब होता है जहां से हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं, जहां से प्रेडिक्शन होता है, ओके, विच वी प्रेडिक्ट। एंड क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? विच वी प्रेडिक्ट। पूछ के बताइए क्या मतलब, कोई एग्जांपल दे के बताइए इसमें, प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल में। जो कि नोट्स में मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ था, एम्पावरमेंट ऑफ वीमन, एम्पावरमेंट ऑफ वीमन कैन बी पॉसिबल थ्रू, तो अगर रिसर्चर इंटरेस्टेड है इस पर स्टडी करने के लिए, मान लीजिए, ओके, कि किस प्रकार से वीमन कैन अचीव एबल टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस,
तो किस प्रकार से पॉसिबल होता है? अगर उनको एजुकेशन दी जाएगी, राइट, शिक्षा दी जाएगी, और कम एज में, मतलब शुरुआत में ही, बचपन से ही, तो एज एक फैक्टर हो गया और एजुकेशन एक फैक्टर हो गया, जिनके माध्यम से अगर तो उनका एम्पावरमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, इंडिपेंडेंस जो है हो सकती है, तभी उनका एम्पावरमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल जो हो रहा है, एजुकेशन और एज जो हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, बताइए? दीज आर द स्पेशल इंग्रेडिएंट वी कैन से, लाइक, इसकी वजह से इंडिपेंडेंस या स्टेबिलिटी आएगी, एम्पावरमेंट हो सकता है। So what is the predictor variable in this example? Empowerment of women. एजुकेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि जो दो यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हैं, ये आपके बन जाएंगे प्रेडिक्टर, जिसकी वजह से फ्रॉम विच अ प्रेडिक्शन इज मेड, कि एज के आधार पर और एजुकेशन के आधार पर जो है एम्पावरमेंट पॉसिबल हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है महिलाओं की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, तो ये दो जो यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हैं, ये आपके बन जाएंगे प्रेडिक्टर वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल, कि इसी के आधार पर हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, एजुकेशन के आधार पर और एज के आधार पर। Okay, that they are able to achieve the economic stability. Okay, and second one, that is the criterion variable. So what is the criteria in this example? Empowerment, right? Empowerment is the criteria. उसी को तो हम मेजर कर रहे हैं ना, महिलाओं के लिए कैसे उनका एम्पावरमेंट हो सकता है, सशक्तिकरण हो सकता है। तो ये आपका ये क्या है, क्राइटेरिया वेरिएबल हो जाएगा, सिंपल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसमें है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब क्राइटेरियन वेरिएबल इज वन दैट इज प्रेडिक्टेड, एंड नो एग्जांपल एम्पावरमेंट इज द क्राइटेरिया वेरिएबल। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड नंबर। देखिए, डिस्क्रीट का मतलब होता है सिंपल है, कोई इंटीजर वैल्यू। ओके, जैसे कि मान लीजिए नंबर्स है, फैमिली की साइज है, या ग्रुप है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 15 लोग, तो ये सभी आपका डिस्क्रीट, ये आपका डिस्क्रीट वैल्यू कहलाएगी। ओके, इंटीजर वैल्यू होती है। एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, 10.5 लोग नहीं होते हैं ना, किसी ग्रुप के अंदर 2.5 लोग होते हैं, राइट? तो जहाँ पर हम बात करेंगे इंटीजर वैल्यू की, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगा। जैसे हाउस होल्ड साइज है, तो एक वेरिएबल हो गया। अब हाउस होल्ड साइज हमेशा ही इंटीजर वैल्यू रहेगी, तो आपकी ये डिस्क्रीट वेरिएबल हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। या एक मान लीजिए दोस्तों का समूह है, फ्रेंड सर्किल है, ओके, ग्रुप है, तो वो भी आपका चूंकि इंटीजर होगा, तो ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर वैल्यू इंटीजर होगी। एनी काउंटेबल डेसिबल वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, कैसे मेजर किया जाता है वो वेरियस स्केल। ओके, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कि वेरिएबल जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्क्रीट वेरिएबल है। ओके, एक आपका हो जाएगा कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? चूंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो आपको आप ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा, और डिस्क्रीट वेरिएबल आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। ओके, तो कंटिन्यूस और क्वालिटेटिव आपका हो जाएगा इंटरवल और रेशियो। दीज आर द कंटिन्यूस और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, नंबर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट और क्वालिटेटिव जहाँ पर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ओके, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल? एनीबॉडी? कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट हम लोग समझ लिए, जहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ फ्रेंड सर्कल के कितने स्टूडेंट हैं, हाउस होल्ड है, ये सभी। जहाँ पर हम बात करेंगे काउंटिंग की, नंबर्स की।
ओके, अगर बात करें कंटिन्यूस वेरिएबल की तो उसको क्या बोलते हैं, जिनको हम मेजर करेंगे। ओके, फ्रैक्शन में हो सकता है, नॉमिनल, नॉमिनल नहीं है, numbers can be decimal value, discrete variable, sequentially, फ्रैक्शन वैल्यू करेक्ट है, ये ठीक है। अनिल कुमार साहू, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती है। जैसे कि बात करें हाइट की, तो हाइट आपकी सेंटीमीटर हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, राइट। वेट है तो वेट जरूरी नहीं है कि आपका 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 2.5 भी हो सकता है, 2.65 भी हो सकता है। यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ओके, एक एक करके समझ लेते हैं सभी वेरिएबल्स के बारे में। बताइए नॉमिनल वेरिएबल का मतलब क्या होता है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। नॉमिनल वेरिएबल, ऑलरेडी आप लोग पेपर 1 में पढ़े होंगे इसके बारे में। सो जस्ट टेल मी व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉमिनल वेरिएबल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग। नाम के आधार पर या लेवल के आधार पर उनको मेजर करते हैं, उस कैटेगरी को बोला जाता है नॉमिनल वेरिएबल। नेम गिवन फॉर द क्लासिफिकेशन करेक्ट है। ओके, जिनको हम रैंक नहीं कर पाएंगे वो आपके नॉमिनल वेरिएबल के अंदर आते हैं। ओके, जिसको हम रैंक नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए कि इंडियन क्रिकेट टीम है। ओके, उनकी जर्सी पे जो नाम लिखे होते हैं, ओके, या नंबर लिखे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नंबर कोई सीक्वेंस होता है कि जो कैप्टन होगा उसको 1 नंबर मिलेगा, वाइस कैप्टन को सेकंड मिलेगा। ओके, तो उसको आप रैंक नहीं कर पाएंगे, जैसे सबके नाम होते हैं, तो उसको आप रैंक नहीं कर सकते। ओके, तो वो आपका कहलाता है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वेरिएबल्स। ओके, दैट कांट बी ऑर्डर, जिसको हम ऑर्डर में नहीं लगा सकते। जैसे कि इंडियन इंडियन स्टेट है, सभी की सभी, चाहे वो कोई स्टेट हो, हिमाचल प्रदेश है, यूपी, बिहार, तो आप इसको ऑर्डर में नहीं लगा सकते। अब कोई बोलेगा इसको सर ऐसे ऑर्डर में लगा सकते हैं ना, अल्फाबेटिकली, तो उसमें आप कंडीशन लगा रहे हैं कि आप अल्फाबेटिकली आपको सही सीक्वेंस में लगा रहे हैं। अदरवाइज आप किसी स्टेट को ऑर्डर में नहीं लगा सकते। ओके, जेंडर है, उसको आप ऑर्डर में नहीं लगा सकते, रैंक में नहीं लगा सकते, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कैसे लगाएंगे, कौन आगे कौन पीछे आएगा। तो वो नाम के आधार पर, लेवल के आधार पर कैटेगरी डिवाइड होती है, डिसाइड होती है, वो कहलाता है नॉमिनल वेरिएबल। इज इट क्लियर? दे ओनली बी डिक्लासिफाइड काउंटेड मेजर। ओके, करेक्ट है। इंडियन स्टेट के नाम है, जेंडर ले सकते हैं आप, और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर आप, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया जर्सी का, जो क्रिकेट टीम की जर्सी होती है, जिसमें सभी के नाम लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो रैंडम, जैसे कि नेम है तो उनका आप क्या ऑर्डर लगाएंगे, कोई ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल वेरिएबल। बताइए नेक्स्ट, ऑर्डिनल वेरिएबल का मतलब क्या है। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल, जिसको आप रैंक कर सकते हैं। ओके, लेकिन उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है, वो उसको आप मेजर नहीं कर सकते या उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। ओके, दो वेरिएबल्स के बीच में रैंक आप उसको कर पाएंगे, लेकिन यू कांट फाइंड द गैप, कांट फाइंड द डिस्टेंस, न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन द वेरिएबल। इज इट क्लियर? जैसे आपसे बोला जाए कि आपको एक कोई मूवी आप देख के आए, कोई आपसे रिव्यू लेता है कैसी मूवी आपको अच्छी लगी, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी थी, वेरी गुड, यू कैन से जस्ट गुड, यू कैन से एवरेज, यू कैन से बैड। तो वेरी गुड और गुड के बीच में क्या न्यूमेरिकल डिस्टेंस है, किसी को नहीं पता, राइट। इनके बीच में जो चार वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, वेरी गुड, गुड, अच्छा या बैड, जो भी वाट एवर रिव्यू दिस, आप इसके बीच के वैल्यू को नहीं बता सकते, या जो न्यूमेरिकल डिस्टेंस है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई रिव्यू या कोई भी आपसे कोई अगर कोई पूछता है, तो आप जब बताते हैं डिफरेंट कैटेगरी में रिस्पॉन्स अब देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके बीच में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो आप उसको ऑर्डर में तो लगा सकते हैं, जैसे कि वेरी गुड के बाद गुड आ जाएगा, ऐसा तो नहीं वेरी गुड के बाद सीधा बैड आएगा, इसके बीच में आपका गुड आएगा। ओके, एवरेज आएगा। सो यू कैन जस्ट मेक इन अरेंजमेंट इन प्रॉपर वे, लाइक इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं, लेकिन यू कांट मेक फाइंड आउट द न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन द मल्टीपल वेरिएबल्स। सर एक पी वाई को देखा था बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ दिस वेरिएबल। ओके, asking someone how often she watch movie or television, correct? You can just ask any kind of like these question, जहाँ पर numerical distance can't be possible between the multiple variables. Is it clear?
हाँ या ना बोलिए। ओके, नेक्स्ट है इंटरवल वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। ओके, एंड दैट कैन बी मेजर ऑन दी कंटिन्यूम, मतलब लगातार हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि दो वेरिएबल है, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल आएगा तो उनके बीच के गैप को हम देख सकते हैं। दैट इज क्वांटिटेटिव, करेक्ट है। ये क्वांटिटेटिव होता है डेटा। इक्वल इंटरवल होता है बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल आइटम, मल्टीपल वैल्यू, जो भी वैल्यू है उनके बीच में। पर्टिकुलर डिवीजन इन बिटवीन टू टेम्परेचर व्हेन मेजर इन दी सेल्सियस एंड दी फ़ारेनहाइट, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में जो गैप है ये वही 20-30 के बीच में होगा, 30-40 के बीच में होगा। ओके, करेक्ट है, तो आपका कहलाएगा बट नो एब्सोल्यूट जीरो, करेक्ट है, ये भी ठीक है। वो आपका कहलाता है इंटरवल वेरिएबल, जहां पर हम लगातार मल्टीपल वैल्यू के बीच का इंटरवल जो है, गैप है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइटम के बीच में, वैल्यूज के बीच में। जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, वी कैन इजली फाइंड आउट द इंटरवल या गैप, यू कैन से। इज इट क्लियर? इक्वल डिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट है रेशियो इंटरवल, रेशियो वेरिएबल, सॉरी, कैन हैव जीरो वैल्यू, या वी कैन से लाइक दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, एक्चुअल अमाउंट। सिंपल, एब्सोल्यूट जीरो को आप बोल सकते हैं जो एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल अमाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। ओके, that can be measured and that have the numerical value also. Example bit